नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, का SC/ST आरक्षण के तहत ज्यादा पिछड़ी जातियों को मिल सकता है अलग कोटा। क्या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष? पीएम मोदी से मुलाकात के बाद क्यों हो रही है चर्चा? संजय सिंह ने LG को घेरा, नाले में गिरकर मां बेटी की मौत पर बर्खास्त करने की मांग। राहुल गांधी की जाति पूछे जाने पर शिवपाल यादव ने कहा, सांसद के खिलाफ करनी चाहिए थी कार्रवाई। क्या कमला हैरिस जीत सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव? हमास चीफ हानिया की मौत से बदले की आग में जल रहा है ईरान, क्या मिडिल ईस्ट में शुरू होगी दूसरी जंग? अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ 6 के बहुमत से कहा है कि SC/ST कैटेगरी के भीतर ज्यादा पिछड़ों के लिए अलग कोटा दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना है कि SC/ST आरक्षण के तहत जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। 7 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला दिया है। दरअसल पंजाब के वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों को अनुसूचित जाति आरक्षण का आधा हिस्सा देने के कानून को 2010 में हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। आज इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया। माना जाता है कि SC/ST कैटेगरी में भी कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। इन जातियों के सशक्ति की सख्त जरूरत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिस जाति को आरक्षण में अलग से हिस्सा दिया जा रहा है उसके पिछड़ेपन का सबूत होना चाहिए। शिक्षा और नौकरी में उसके काम प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाया जा सकता है। सिर्फ किसी जाति की संख्या ज्यादा होने को आधार बनाना गलत होगा। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग एक समान नहीं है। कुछ जातियां ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, उन्हें अवसर देना सही है। हमने इंदिरा साहनी फैसले में OBC के सब क्लासिफिकेशन की अनुमति दी। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति के लिए भी लागू हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और बादल फटने से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन सब के बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने से कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने का समाचार हृदय विदारक है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि NDRF, SDRF और राज्य प्रशासन की कई टीमें पूरी क्षमता के साथ राहत व बचाव कार्य में लगी है। ईश्वर से सभी हिमाचल वासियों को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करती हूँ। वहीं राहुल गांधी ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने X पर लिखा कि शामली, मंडी और कुल्लू में बादल फटने और भारी वर्षा से कई लोगों की मृत्यु और लापता होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कड़ी घड़ी में सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू जी से बात कर इस विषय पर परिस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वह खुद इस घटनास्थलों पर जा रहे हैं। इस दौरान NDRF, SDRF और प्रदेश प्रशासन इस संकट की घड़ी में राहत और बचाव कार्यों में प्रतिबद्धता के साथ लगातार सम्मिलित है। सभी लापता लोगों की जल्द से जल्द खोज की आशा कर रहा हूं। हिमाचल के रामपुर इलाके के झाकड़ी में समेज गुड्डू में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नज़दीक बादल फटने के बाद 36 लोग लापता हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस हादसे में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। हालांकि कहा जा रहा है कि लापता लोगों की संख्या बढ़ सकती है। मंडी में भी भारी बारिश की वजह से 3 घरों को बहने की खबर है। इसके अलावा 11 लोग लापता भी हैं। जिला कुल्लू के पार्वती डैम के नज़दीक मनाली और मलाड़ा में भी भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन लोगों से लगातार सावधानी बरतने और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मंडी, शिमला और कुल्लू मनाली में आज बादल फट गया। लगभग 50 लोग लापता हैं। 2 शव बरामद हुए हैं। NDRF, SDRF और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो नहरों और नदियों के पास न जाएं। मौसम साफ होते ही वायुसेना को भी तैयार रहने को कहा गया है। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई।
अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। सुबह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तकरीबन 7 बजे से लगातार मेरे संपर्क में है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है और अभी अगले 36 घंटे में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। वो पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उनके अलावा भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने सरकार से हटकर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। उस समय केंद्रीय नेतृत्व ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जेपी नड्डा पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। ऐसे में लंबे समय से बात को लेकर चर्चा चल रही है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। खबरों की माने तो देवेंद्र फडणवीस अब इस भूमिका में नजर आ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की कई फोटोज को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद महाराष्ट्र के साथ हमेशा ही रहा है और आगे भी रहेगा। उनसे मिलकर हर बार एक नई ऊर्जा मिलती है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। इस मुलाकात के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आलाकमान उन पर भरोसा जता सकता है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इससे साफ पता चलता है कि आलाकमान को उन पर कितना भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते अच्छे हैं। उनके अलावा वो अमित शाह के भी करीबी हैं। देवेंद्र फडणवीस की आरएसएस में भी अच्छी पकड़ है। वो मोहन भागवत के भी करीबी माने जाते हैं। इस वजह से वो पार्टी और संघ के बीच कड़ी का भी काम कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें परफेक्ट कैंडिडेट माना जा रहा है। केरल के वायनाड भूस्खलन पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जलवायु वैज्ञानिकों के मुताबिक केरल में क्या हो रहा है, अरब सागर गर्म हो रहा है और जिसकी वजह से अक्सर भूस्खलन हो रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है। उन्होंने आगे कहा है कि अमित शाह ने दावा किया है कि उन्होंने एक रडार चेतावनी दी जो झूठी साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से हैं और जब वहाँ बारिश होती है तो वो गायब हो जाते हैं। किसी ने भी उन्हें बचाव कार्य करते हुए नहीं देखा है। जो रिपोर्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट ने दी है, क्लाइमेट साइंटिस्ट कह रहे हैं जो अरेबियन सी कोस्टल सिटी है केरला में जो हो रहा है, अरेबियन सी वार्म होती जा रही है, जिस वजह से लैंडस्लाइड्स ऑफन होंगे और एकदम से वो रेनफॉल जो होती है ज़्यादा भारी संख्या में होगी। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रडार वार्निंग दी थी, उन्होंने रेड अलर्ट दिया था, वो भी झूठा साबित हुआ है। तेजस्वी सूर्या जी आते हैं बेंगलुरु साउथ से। जब वहां पर कर्नाटका में बारिश होती है बेंगलुरु साउथ में, वो खुद गायब रहते हैं। कभी आपने कोई रिलीफ रेस्क्यू वर्क करते हुए उनको देखा नहीं होगा। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से रहा होगा जहां पे गाड़ी के डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता रखते हैं, जो वक्ता रखते हैं पार्लियामेंट में, ये ध्यान रखना होगा कि एक सेंसिटिव मुद्दा है, ये एनवायरमेंट रिलेटेड मुद्दा है, ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मुद्दा है। आपने वेस्टर्न घाट्स को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम किया है, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल पॉलिसीज डाइल्यूट की हैं। मुंबई भी उसका भुक्तभोगी बन रहा है। जिस तरीके से बारिश होती है, कल दिल्ली में बारिश हुई है, हर जगह भरी हुई थी, खुद पार्लियामेंट भरा हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर लीकेज हो रहा था। तो दूसरों पे दोष मढ़ने से पहले आप सत्ता में हैं, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी आपने क्या क्या निभाई। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने आज राजधानी में हुई बारिश और उससे पैदा हुए हालात समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने कहा है कि कल भयंकर बारिश हुई, कई जगहों पर पानी भरा था, हमारे विधायक और मंत्रियों ने काम किया, एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस पर बीजेपी और एलजी मौन है।
खेड़ा से सटे दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मां बेटे की नाले में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। संजय सिंह ने कहा है कि यह हादसा नहीं हत्या है। इस घटना के लिए दिल्ली के एलजी को बर्खास्त किया जाए। कि आप जहां भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी, जहां एलजी की जिम्मेदारी होगी, वहां पूरी तरह से खामोशी साध लेंगे, एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। घटना की जानकारी जैसे मिली, हमारे स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार जी वहां पे पहुंचे। इन्होंने पूरा जितना हो सकता था अपनी ओर से वहां रह के इन्होंने सारे प्रयास किए। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी। मेयर के लिए तो कहते हैं गिरफ्तार कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, कहते हैं बर्खास्त कर दो। मैं कहना चाहता हूं, इस घटना के लिए दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करो, दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक मासूम बच्चे की और उसकी मां की जान गई है, तो इसलिए आज डीडीए किस प्रकार से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आज दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को इंसानों के लिए सबसे खतरनाक बना दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन एक निकम्मी सरकार आ गई है जिसे काम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। इस पूरे देश में दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है जिसका कोई मतलब काम से नहीं है, उसको बस दाम से मतलब है। कैसे उसको पैसा मिले, कैसे भ्रष्टाचार करने के मौके मिले। आज फिर से बच्चों को करंट लगने से लोग एक्सपायर किए। डूबने से पहले आप देख रहे हैं, उसके पहले भी करंट लगने से बच्चा गया। प्रदूषण से जो लोग मर रहे हैं उसकी तो काउंटिंग नहीं हो पा रही है। समाधान क्या तिवारी जी? समाधान इसका ये है कि इस सरकार को यहां से हटा करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दिल्ली को दिया जाए, और ये जो 76,000 करोड़ का बजट है, ये बजट का जो लूट हो रहा है उसको बंद किया जाए। इसका एकमात्र उपाय है कि आम आदमी पार्टी को हटाइए, कांग्रेस को देख लिए हैं, अब भाजपा को लाइए। लोकसभा में बीते मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। अब शिवपाल यादव की इस पर प्रतिक्रिया आई है। शिवपाल यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब हमने जातीय जनगणना की मांग की थी, ये समाज का मुद्दा था। लोकसभा में राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणी की गई है वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी। स्पीकर को सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा है कि अगर किसी विपक्षी दल के नेता ने ऐसा कुछ कहा होता या किया होता तो उसे संसद से हटा दिया जाता। देखिए, ये मामला जब हम लोगों ने मांग करी थी जातीय गणना की, तो ये तो समाज का मामला था। लेकिन देखिए, अभी लोकसभा में जो राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी की है वो व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो जब अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई अध्यक्ष जी को करना चाहिए था। क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद उनको बीजेपी के विधायकों ने अब समर्थन भी शुरू कर दिया और लगातार लेकिन अगर कहीं पर भी विपक्ष का कोई अगर इस तरीके का मामला उठा देता तो वो कहो तो लोकसभा से बाहर कर देते। लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष के होने के नाते अभी तक मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने लखनऊ में बाढ़ग्रस्त सड़क पर बाइक सवार महिलाओं को भीड़ द्वारा परेशान किए जाने पर कहा है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, ऐसे में सरकार बहुत आसानी से लोगों को पहचान सकती है कि कौन ऐसा कर रहा था।
उन्होंने कहा है कि इन्होंने शुरू में स्प्राइट बनाए थे, लेकिन आज सब ठंडे बस्ते में पड़े हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए 1090 की जो सेवा शुरू की थी उसे फिर से शुरू किया जाए। मैं समझती हूँ कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो है, विजुअल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स है, तो सरकार बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन बच्चे थे जो कर रहे थे या कौन लोग थे जो ऐसा काम कर रहे थे, और उस पर एक्शन और कार्रवाई करें। क्योंकि मैं समझती हूँ इन्होंने शुरू में स्क्वाड बनाए थे, रोमियो स्क्वाड, जूलियट स्क्वाड, पता नहीं क्या क्या बनाया था, लेकिन सब आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और हमने देखा है कि जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के बता रहे हैं कि लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। आपके चैनल से हम कहना भी चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, जो हमारी 1090 जो महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई थी, तो उसको भी वो फिर से चालू करें। धन्यवाद। बिहार में बढ़े हुए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना की मांग की थी। बिहार में जातीय जनगणना हुई, हम चाहते हैं कि उसके अनुपात में हमने दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों का जो आरक्षण बढ़ाया था उसे सुरक्षा मिले और सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि उनका अधिकार उन्हें मिल सके। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव और हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए, और बहुत मुश्किल, बहुत समय के बाद जातीय जनगणना बिहार में हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि जो उसके अनुपात में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, 65% जो आरक्षण बढ़ाया था, जो दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का, तो हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले, सरकार उसको 9वीं अधिसूची में उसको शामिल करे ताकि जो उनका अधिकार है उनको मिल सके। पिछले दिनों लोकसभा में जिस तरीके से जातिगत कास्ट सेंसस को लेकर जो प्रतिरोध पैदा हुआ, काफी आगे प्रत्यारोपी लगे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो यही डिमांड हमारी यही रही है ना कि जो जिसका अधिकार है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसको मिलनी चाहिए। और हम लोग सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस बात को चाहते हैं ताकि इसको 9th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए, ताकि जो आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके उत्थान में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो हम चाहते हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि वो एक प्रोटेक्शन उनको मिल सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है कि उन्हें ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली है। त्रासदी हमें एकजुट करती है, लेकिन हम एक स्वर में नहीं बोलते हैं। त्रासदी में भी राजनीति हावी है। केंद्र और राज्य सरकारों को राहत और बचाव के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद कुछ विपक्ष के लोगों ने उसको ट्वीट करना चाहा तो उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी। प्रिविलेज का तो मामला बनता है, इसमें और कमी कहाँ है? असल में दिक्कत क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी अभी भी उस मैंडेट के संदेश को नहीं समझ रहे हैं। एक संकीर्ण सामंतवादी दायरे में बयान दिया गया और उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। मुद्दा जातिगत जनगणना का था। प्रधानमंत्री जी खुल के आइए ना, विरोध में तो बोलिए मैं नहीं चाहता, मैं नहीं मानता। अगर विरोध में नहीं है तो करवाइए ना, उस पर चर्चा भी तो हो। और वायनाड में लैंडस्लाइड से 167 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री ने कहा कि बयान दिया है। नहीं, गृह मंत्री जी के बाद आपने संभवतः केरला के सीएम का बयान नहीं देखा। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मुझे ऐसी कोई वार्निंग नहीं मिली थी। बहरहाल, ये कल भी मैंने सदन में कहा था कि ट्रेजेडीज शुड यूनाइट अस। हम ट्रेजेडी में भी आजकल एक तरह के समवेत स्वर में नहीं बात करते हैं, राजनीति हावी हो जाती है। आज हैंड होल्डिंग का है, केंद्र और राज्य सरकार हैंड होल्डिंग करके लोगों को रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन के प्लान में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने तय किया था कि चुनाव के समय हमने जो घोषणाएं की थी उसे हम पूरा करेंगे। हमने लाडली बहना और उज्ज्वला योजना की बहनों को 450 में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। हम वो देने जा रहे हैं और साथ ही रक्षाबंधन पर बहनों को 1500 रुपये भी दिए जाएंगे। लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और हमारी सरकार ने तय किया है कि जो संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले दिन की घोषणा की है, क्रमशः हम सबके सब संकल्प पूरे करने जा रहे हैं।
एक हमने घोषणा की थी कि लाडली बहना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सभी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। वो सिलेंडर हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी तक 1250 रुपये मिलते थे हमारी बहनों को, रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को इसके 1250 के अतिरिक्त 250 रुपया और जोड़कर लगभग 1500 रुपया इस अगस्त माह में मिलेगा। और ख़ासकर ये त्यौहार हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसे में रक्षाबंधन का आनंद बहन भाई के कलाई पे राखी बंधवा करके जो आनंद महसूस करता है उसका आनंद ही अलग होता है। हमारे संस्कृति में ऐसे सभी त्योहारों का विशेष महत्व है, लेकिन सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस पावन अवसर की आज शुरुआत हो रही है। न केवल मैं स्वयं इसमें शामिल हो रहा हूँ बल्कि पूरे प्रदेश के हमारे सभी माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, अलग अलग जनप्रतिनिधि धीरे धीरे करके ये पूरा माह हमारा आनंद से मनेगा। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को सावन महीने के अवसर पर बहन की जो विशेष इच्छा होती कि भाई उनके पास पहुंचे और रक्षाबंधन में भाग ले। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीती रात तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। जयपुर में जगह जगह पानी भर गया। त्रिवेणी नगर, जयसिंहपुर, खेर सहित कई इलाकों में मकान गिरने की सूचना है। विश्वकर्मा में 3 लोगों के मौत की सूचना है। वहीं बेसमेंट में पानी भरने की घटना में 3 लोगों के मरने की आशंका है। बेसमेंट में 2 बच्चों और 1 व्यक्ति के डूबने की खबर है। फिलहाल बेसमेंट से पानी को खाली कर शवों को ढूंढने का काम जारी है। अभी सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह बीकेई इलाके में कहीं बेसमेंट में बने इलाके में लोग नीचे, एक महिला और एक उसकी भांजी और एक व्यक्ति जो है उसके फंसे होने की सूचना मिली। नीचे बेसमेंट में जो उनके रहने की जगह थी उसमें जब अपना सामान बाहर निकाल रहे थे तो उसी क्रम में पीछे की दीवार टूट गई। उसमें पानी का फ्लो इतना बढ़ा कि वो बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हम उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें कितना समय लग सकता है? अभी जो एसडीआरएफ से और जो पानी के लिए प्रशासन की टीम लगी हुई उनसे जो बात हुई, लगभग 1-1.5 घंटे का समय और लगेगा क्योंकि पानी को काफी दूर तक निकाला जा रहा है। तो जल्दी रिकवर करने का प्रयास करें। लोगों का देखने में आया कि क्योंकि अभी जो अंदर की जगह है वो भी काफी असुरक्षित प्रतीत हो रही है। ये जो बिल्डिंग है इसका ये भी कमजोर टाइप की प्रतीत हो रही है। तो हम एक बार पानी निकल जाए उसके बाद में पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ में एसडीआरएफ की टीम को अंदर भेजा जाएगा। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में असली लड़ाई होने वाली है। खासतौर पर यह चुनावी लड़ाई तब शुरू हुई जब जो बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया। अभी भी कमला हैरिस के पास राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त समय है। सवाल यह है कि क्या इनमें यह क्षमता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, खासतौर पर जब से उन पर हमला हुआ है। लोगों का रुझान उनकी तरफ बढ़ गया है। अब कमला हैरिस का सबसे बड़ा काम ट्रंप पर जनमत संग्रह बनाना है। अगर चुनाव बाइडेन प्रशासन के रिकॉर्ड और भूमिका के आधार पर लड़ा जाएगा तो उनके हारने की संभावना है। लेकिन हैरिस को ट्रंप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मतदाताओं को भी संतुष्ट करना होगा। इन्हें बताना होगा कि वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं। बाइडेन को लोगों ने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि उन्हें कई बार लड़खड़ाते हुए देखा गया। अब कमला हैरिस के ऊपर ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदें हैं, जो बाइडेन की उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें मुद्रास्फीति, आवर्जन और रिपब्लिकन की नज़र में अपराध पर रिकॉर्ड से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए वह हमेशा से ही वह भाषणों और इंटरव्यू में संघर्ष करती दिखी हैं। वही जो बाइडेन के कुछ सहयोगियों ने निजी तौर पर डेमोक्रेट्स को राष्ट्रपति का साथ छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी क्योंकि वह उनकी जगह ले सकती थी। लेकिन बाइडेन की जीत अलग ही थी। अगर बाइडेन ने पहले ही हार मान ली होती तो पार्टी ओपन प्राइमरी आयोजन कर सकती थी और हैरिस हार सकती थी। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तैयार अभियान हैरिस को विरासत में मिली है। जो बाइडेन की उम्र को लेकर काफी मुद्दा उठाया गया था। कमला हैरिस ने केवल 59 वर्ष की होने के कारण इस पर विराम लगा दी। अब ट्रंप का मुद्दा उनके ऊपर ही लागू हो गया है। ट्रंप हमेशा कहते थे कि बाइडेन सबसे उम्र वाले कैंडिडेट हैं। अब ट्रंप कमला हैरिस के सामने ज्यादा उम्रदराज हैं। फिलिस्तीनी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हानिया की शहादत से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अपनी सरजमीन पर हानिया की शहादत से ईरान बदले की आग में चल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई ने इजराइल को कठोर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हानिया के शोक में सबसे प्रमुख मस्जिद पर लाल झंडा भी लगा दिया गया है। वहीं इजराइल भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इजराइल का कहना है कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो उसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान में मसूद पजश्कियान ने देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली।
संसद में पजश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इसमें शिरकत करने के लिए हमास चीफ इस्माइल हानिये भी पहुंचे थे। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक मंगलवार देर रात हानिये के ठिकाने पर मिसाइल अटैक किया गया। हमले में हानिया और उनके बॉडीगार्ड को शहीद कर दिया गया। ईरान ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया। हालांकि अब तक इजराइल की तरफ से इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया गया है। हानिया के परिवार के कई सदस्यों की भी हमलों में शहादत हो चुकी है। इस साल अप्रैल में इजरायली सेना ने गजा के अल-शतीक कैंप के पास एक कार पर हमला कर दिया था। इसमें इस्माइल हानिये के 3 बेटों, 3 पोतियों और 1 पोते की शहादत हुई थी। हानिये ने खुद एक इंटरव्यू में इसकी तस्दीक की थी। हमास के लिए हानिये को शहीद किया जाना बहुत बड़ा नुकसान है। एक तरह से कह सकते हैं कि हानिये की शहादत के बाद हमास राजनीतिक नेतृत्व विहीन हो गया है। यहया सिनवार जैसे मिलिट्री कमांडर हमास के पास हैं जो गजा में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विंग के प्रमुख के तौर पर हानिये की अपनी बड़ी अहमियत थी। वो 2017 में हमास के पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन बने। हानिये ज़्यादातर हमास के कतर दफ्तर से अपना काम करते थे। हानिये की शहादत न सिर्फ हमास के लिए बड़ा नुकसान है बल्कि ईरान के लिए भी ये बहुत बड़ा डैमेज है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे नहीं इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।